नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 4 का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में लगभग 24-25 प्रश्न हैं। उसमें से आपके कितने सही होंगे ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यूनिट नंबर 4 अपन पूरी पढ़ चुके हैं और अभी उसका टेस्ट अपन कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है अपना वो है, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, परिवार में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपसी सहमति से कार्य करना और 4 समृद्ध परिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? 4 ऑप्शन में से बाल अपराध का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, बाकी 3, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव ऑप्शन अपने को साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन, तो माता पिता में अनबन जो वो बाल अपराध का कारण जो वो माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है, ये अपने को बताना है। पहला है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं या वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो मूल गुण पूछा सृजनात्मक बच्चों का, तो साथियों वे शक्तिशाली होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे नैतिक होते हैं, ये सारी बातें तो हैं ही। साथ ही मूल गुण अगर पूछा जाए तो मूल गुण क्या होगा आपका? वे मौलिक चिंतन करते हैं। मैंने आपको बताया था मौलिकता जो सृजनात्मक बच्चों का गुण होता है, तो वे मौलिक चिंतन करते हैं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। 1 बुद्धिमत्ता का, 2 सृजनात्मकता का, 3 सामाजिकता का या 4 उपयुक्त सभी। देखिए प्यारे साथियों, मौलिक चिंतन करना, सृजन करना नई नई चीज़ों का, नवीन विचारों का, ये किसका गुण है? ये गुण होता है सृजनात्मक बच्चों का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, ये आपको बताना है। अब जाहिर सी बात है, मौलिकता जो है इसका प्रमुख तत्व है, धारा प्रवाहिता भी है और लचीलापन भी है, लेकिन अनुशासन जो वो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं माना जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या आपकी निर्माण संबंधी सामग्री, निर्माण संबंधी क्रियाएं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो जाहिर सी बात है, खेल जब बच्चा खेलेगा तो उसमें नई नई चीज़ें सीखेगा बच्चा, तो वो तो सृजनात्मक होगा ही होगा। और कहानी लेखन करेगा तब भी वो क्या कि नए नए तरीके से कहानियों को लिख पाएगा, तो कुछ सृजन कर सकता है लेखन में। निर्माण संबंधी क्रिया करेगा तो कुछ अच्छा सामान वगैरह, कुछ नई चीज़ें, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना सकता है, तो वहाँ पे भी सृजनात्मकता होगी। लेकिन बच्चों, भाषण में किसी प्रकार की सृजनात्मकता जो वो देखने को नहीं मिल सकती अपने को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रहेगा कि भाषण से किसी प्रकार की सृजनात्मकता का विकास जो वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे भी सही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना प्रश्न, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग है? अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या श्रेणी विभाजन में? निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण किसको बोलते हैं अपन? उपलब्धि परीक्षण जो होता है, जो अपन लास्ट में परीक्षा लेते हैं या हर पाठ के बाद में टेस्ट जो लेते हैं उसको उपलब्धि परीक्षण बोल सकते हैं अपन। तो निष्पत्ति परीक्षण जो है वो सबसे अधिक प्रयोग किस में होता है? तो इसके लिए सही आंसर रहेगा छात्र वर्गीकरण में। छात्र वर्गीकरण में इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 का में आया हुआ प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। डाल्टन प्लांक, विनेटिका प्लांक, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड? तो साथियों, पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्लांक नामक शिक्षा पद्धति दी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा का,
मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है समावेशित शिक्षा का। ठीक है, समावेशित शिक्षा क्या है, नाम से स्पष्ट है, एक साथ सभी को लेकर के चलना। इसके बारे में डिटेल से हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 20 से लेकर 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक क्रियाओं का ना कर पाना, तीसरा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता जो नहीं है वो अपने को बतानी है। तो साथियों, बुद्धि लब्धि 20 से 70 के मध्य, जाहिर सी बात है मानसिक मंदी होंगी, सही बात है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक क्रियाओं का ना कर पाना, यह भी मानसिक मंदता की विशेषता है। अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, यह भी इनकी विशेषता है। लेकिन वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई आना जो है ये इनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन तो कर लेते हैं, बस पढ़ने में थोड़े कमजोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही रहेगा इस प्रश्न का, वो तीसरा नहीं रहेगा इस प्रश्न का, चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये अनुकूलन करने में तो इनको कठिनाई आती ही है। तो इस प्रश्न का अगर ऑप्शन अपन लगाएंगे तो अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, अन्य लोगों से मिलने जुलने में थोड़ी सी इनको समस्या मानसिक मंदता वाले बच्चों को रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए साथियों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, या ब्लाइंड रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही होगा इसमें से? तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नियमित विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। तो उम्मीद है ये सारे के सारे प्रश्न आपके सही हुए होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी प्रतिरक्षा युक्ति है, यानी कि कुसमायोजित व्यक्ति के लिए अपन ने जो पढ़े थे कि इस कुसमायोजित व्यक्ति किन चीज़ों का उपयोग करके समायोजित हो सकता है। समायोजन की विधियां अपन ने पढ़ी थी, अप्रत्यक्ष विधियां, उसमें अपन ने इन चीज़ों को पढ़ा था कि मुंह में राम बगल में छुरी प्रतिरक्षा युक्ति है, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन या नकारात्मक। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो हो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि जैसा दिख रहा है वैसा व्यवहार नहीं करना। यानी एक आदमी आपके सामने कोई बात कर रहा है खड़ा होकर के, और आप उसके सामने खड़े हो, आपको उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झूठे मन से आप जो है बात सुन रहे हो, लेकिन आप फिर भी हंस रहे हो कि आप बस उस आदमी की, वो आदमी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन आप उसकी बात सुन करके खुश नहीं हो, फिर भी आपको सुननी पड़ेगी। तो आप झूठ मूठ की हंसी हंस रहे हो और ये उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे आपकी बात में आनंद आ रहा है, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया निर्माण करना। अंदर ही अंदर आप क्या कर रहे हो, यार क्या फालतू की बकवास कर रहा है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, प्रतिरक्षा युक्ति होगी प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा प्यारे साथियों? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं यह युक्ति है, अंगूर खट्टे हैं यह युक्ति है, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, आत्मीकरण या सभी। अब देखिए साथियों, अंगूर खट्टे हैं, ये अपन ने कहानी सुनी है, जो लोमड़ी है उसको अंगूर जो हाथ नहीं आते हैं उसके, तो वो क्या बोल देती है कि मुझे भूख ही नहीं है, ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे खाने ही नहीं है इनको। यानी कि जब व्यक्ति जॉब नहीं लगता तो वो क्या कहता है कि पेपर बहुत कठिन था, पेपर पहले ही आउट हो गया था, पैसे देने वाले लग गए। तो ये औचित्य स्थापन अपन करते हैं कि अपने आप को सही साबित करने की अपन कोशिश करते हैं। तो इसको औचित्य स्थापन करना बोल सकते हैं अपन। अगर देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको औचित्य स्थापन करना अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, सॉरी बीच में इमेज को डिलीट कर देते हैं, इमेज क्लिक हो गई बीच में, कैंसिल। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है वीडियो में, अभी ये हैंग हो गया है फ़ोन।
हाँ चलिए देखिए, हवाई किले बनाना युक्ति है, सहानुभूति, समन, दीवा स्वप्न, प्रक्षेपण। तो देखिए, हवाई किले बनाना यानी कि दिवा स्वप्न, हवाई किले यानी डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना, वो होता है दिवा स्वप्न। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अपन लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रेम व सहयोगात्मक, कारणों का पता लगाकर समाधान, 3 निदानात्मक या 4 दमनात्मक। कुसमायोजित बालक के साथ यानी कि जो बच्चा सही व्यवहार नहीं करता, उसके साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। साथियों, अगर उसके साथ अपन प्रेम व सहयोग का भाव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा व्यवहार पूछा है जो नहीं करना चाहिए, तो ये तो अपन कर सकते हैं, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, कारणों का पता लगाकर समाधान, तो ये भी अपन कर सकते हैं। निदानात्मक यानी कि उसकी कमियों का पता लगाना और उसको ठीक करना, तो ये व्यवहार भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक को अपन को नहीं करना चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है वो दमनात्मक, उसकी बातों को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको सुने, आप उसकी समस्याओं का समाधान करें और उसको कुसमायोजन से समायोजन की तरफ लेकर के आए। चलिए अगला प्रश्न है, पिता द्वारा पिटाई होने पर बहन को पीटना युक्ति है, प्रतिरक्षा, विस्थापन, प्रत्यक्ष आक्रमण या दमन। देखिए, पिता द्वारा बच्चे को पीट दिया गया है, अब बच्चा जो पिता पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपनी छोटी बहन को पीट देता है। ये क्या है, ये साथियों प्रतिरक्षा नहीं है। विस्थापन जो है वो भी प्रत्यक्ष आक्रामक कब होता, जब वो पिता को पीट देता तब प्रत्यक्ष आक्रामक होता। लेकिन यहाँ पे विस्थापन हुआ है, यानी कि पिटाई उसने अपनी बहन की है, तो विस्थापन हो गया है, तो गुस्से का विस्थापन हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दिखाना, 1 शोधन, 2 नकारात्मक व्यवहार, 3 समन या 4 दमन। यातायात के एक तो नियमों को आप तोड़ रहे हो, ऊपर से पुलिस वाले अगर आपको रोक लें तो फिर आप ये बोल रहे हो नहीं नहीं मैं सही हूँ, आप लोग गलत हो, मैं ऐसे ही चलूंगा। यानी कि नकारात्मक व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना, इसको बोलते हैं नकारात्मक व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, इदम अहम व परम अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। कौन सा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, प्रश्न आपके सामने है। फ्राइड ने कहा यह बात, या युंग ने कही है, या क्रो एंड क्रो ने, या गेट्स ने कही है। तो प्यारे साथियों, अपन जानते हैं इदम अहम वाला जो सिस्टम दिया वो किसने दिया, फ्राइड ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना प्रश्न है, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है, अपराधी बालक में, बहिर्मुखी बालक में, सामान्य बालक में, या रचनात्मक बालक में। रचनात्मक बालक दोस्तों सृजनात्मक बालक को ही बोला जाता है। ठीक है, तो दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति यानी कि दिन में भी सपने देखता रहता है, करता कुछ नहीं, दिन में सपने देखता रहता है, ऐसा बालक कौन सा इनमें से, इनमें ऐसा बालक है अपराधी प्रवृत्ति का बालक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है भय की भावना को दूर करने के लिए, दंड देना है, या उपदेश देना है, या चिकित्सा विधि द्वारा कर सकते हैं, या फिर आत्मविश्वास पैदा करके। तो बालकों में जो भय होता है, जो डर होता है, उसको दूर करने की सबसे बढ़िया विधि है उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति तनाव के कारण अपने आदिम रूप में, आदिम यानी प्राचीन रूप में, पुराने रूप में चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, नकारात्मक व्यवहार, प्रतिगमन, दीवा स्वप्न, या कोई नहीं। देखिए साथियों, एक लड़की जो है वो मायके जाकर के जब अपनी माँ की गोद में सर रख करके सो जाती है, तो उस व्यवहार को अपन क्या बोलेंगे, उस व्यवहार को अपन बोलेंगे अपना नकारात्मक व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ उसको बोलेंगे अपन प्रतिगमन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुसमायोजित बालक का लक्षण है, विद्यालय से भाग जाना, आक्रमणकारी व्यवहार, एकांतवासी, या सभी। कुसमायोजित बालक का लक्षण क्या है इनमें से, भाई विद्यालय से भी भाग सकता है, आक्रमणकारी व्यवहार भी होता है, एकांतवासी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा, सारे के सारे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भग्नाशा की दशा में, भग्नाशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, भग्नाशा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है। भग्नाशा को कुंठा भी बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो इस दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है, आक्रमणकारी, आत्मसमर्पण, गृह त्याग, या रोगग्रस्त बातें करना। तो साथियों, इसमें जो है किस प्रकार का व्यवहार नहीं होता,
आक्रमणकारी हो जाता है, आत्मसमर्पण भी बच्चा कर देता है कि यार मेरे से तो नहीं होगा, तू कर ले। ठीक है, रोगग्रस्त बातें करना ये भी हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, ऐसी स्थिति भी बनती है। लेकिन गृह त्याग, घर से भाग जाना, ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो बगनासा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है गृह त्याग। ये ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? 1 उत्तरदायित्व की स्वीकृति, 2 उचित संवेगों का प्रदर्शन, 3 व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, 4 दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है वो बतानी है। 3 तो इसमें विशेषताएं हैं, 1 नहीं है। वो कौन सी नहीं है? तीसरा वाला। तीसरा जो ऑप्शन है वो है व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। व्यक्तिक यानी खुद के उद्देश्य ही, सेल्फ, जो खुद के सिर्फ उद्देश्य हो, खुद के एम हो, यानी कि एक प्रकार से स्वार्थी वाली चीजें हो। स्वार्थ यानी कि भाई खुद की उद्देश्य पहले रख देगा अगर व्यक्ति, तो वो स्वार्थी बोला जाएगा। तो स्वार्थी स्वभाव का वो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। व्यक्तिक यानी खुद के लिए, सिर्फ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक छात्रों से समायोजन के लिए नहीं करवाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण, 2 कठोर दंड देकर कार्य, 3 सहानुभूति व्यवहार, या 4 पाठ्य सहायगामी क्रियाएं। तो साथियों, एक शिक्षक जो है वो समायोजन के लिए क्या नहीं करवाएगा बच्चे से? अगर बच्चा समायोजित नहीं है तो उसके लिए वो समायोजित उसको करना चाहता है, तो क्या नहीं करवाएगा ये पूछा है। तो साथियों, उसको कठोर दंड देकर कार्य नहीं करवाएगा, उसको प्यार से समझा के करवाना चाहिए ताकि वो सकारात्मक रूप से समायोजन की तरफ बढ़ सके। ठीक है साथियों, तो ये आज के प्रश्न थे अपने। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे प्रश्न आपके सही हुए होंगे। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है, किस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हुई, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसी के साथ यूनिट नंबर 4 जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट नंबर 5 को अपन स्टार्ट करेंगे। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड कलर का नीचे बटन है उसको प्रेस करके, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।